हेलो स्टूडेंट्स, तो आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं वर्क पावर एनर्जी को। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम एक्सप्लेन किया था, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल किए थे एंड लास्ट में एरर एनालिसिस का एक फॉर्मूला और उससे कैसे क्वेश्चन को रिलेट करना है ये मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था बच्चों। ठीक है, और उससे पहले अपन वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ चुके हैं। तो आज वाला लेक्चर जो है, जैसा कि चैप्टर का नाम है बेटा वर्क पावर एंड एनर्जी, तो इस चैप्टर का जो नाम है ना, चैप्टर का नाम आपको पता है वर्क के बारे में सारी कहानी अपन पढ़ चुके हैं। एक एक वर्क डन पढ़ लिया अपन ने, एक से बढ़ के एक, सारे के सारे वर्क डन पढ़ लिए अपन ने। कांस्टेंट, वेरिएबल, ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, और फिर इसका एप्लीकेशन देखा अपन ने, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मींस वर्क के बारे में सारी कहानी खत्म हो चुकी है। इसके बाद आता है पावर, और आज वाले लेक्चर में पावर के बारे में पढ़ेंगे अपन। और ये जो पावर पढ़ेंगे ना, ये पावर कहीं ना कहीं वर्क से रिलेटेड है। तो पावर बड़ा आसान सा होता है, एक ही दिन में आज वाले लेक्चर में ही खत्म हो जाएगा, पावर की थ्योरी भी एंड पावर का भी। फिर बचेगा अपने पास एनर्जी के बारे में। अब ये जो एनर्जी वाला पार्ट है, इसमें एक एनर्जी तो अपन पढ़ चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में बहुत सारा अपन ने पढ़ लिया, हाफ mv स्क्वायर, और प्रीवियस लेक्चर में अपन ने रिलेशन भी पढ़ लिया था। अब एक एनर्जी बच जाती है बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी। उसके बारे में अपन आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। मींस काइनेटिक एनर्जी पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेंगे, बस ये पोटेंशियल एनर्जी खत्म, चैप्टर खत्म। ठीक है, तो आज अपना काम है पावर के बारे में पढ़ना। तो आज वाला लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं क्या, पावर। अब तो हेडिंग लिख लेता हूं मैं, पावर। तो ये जो पावर है बच्चे, पावर का बेसिक फॉर्मूला आपको वैसे पता होगा, एक बार अपन पावर के बारे में पढ़ चुके हैं। यूनिट एंड डायमेंशन में आपको जनरली पावर का फॉर्मूला समझा दिया जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको फॉर्मूला तो पता होगा पावर का। ठीक है, पावर का फॉर्मूला पता होगा, यूनिट्स पता होगा, डायमेंशन भी पता होगी, बट फिर भी आज वाला पूरा का पूरा लेक्चर पावर के लिए डेडिकेटेड है। पावर क्या होती है इसके बारे में समझते हैं जरा। और ये वाली पावर का जो दूसरी पावर होती है, उनसे इतना ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। जो पावर बोलते हैं ना, हाँ हम पावरफुल इंसान हैं, इस एरिया में तो हमारी चलती है, हमारी पावर है यहाँ पे, वो पावर से इस पावर का लेना देना नहीं है। जैसा कि वर्क डन में भी बताया था मैंने, जो नॉर्मली अपन वर्क का मतलब किससे लेते हैं बच्चे, वर्क का मतलब अपन लेते हैं नॉर्मल लाइफ में तो लेबर से। लेबर मीन्स कितना काम हुआ, कितना वर्क हुआ, बट यहाँ ऐसा कोई मतलब नहीं है वर्क डन का फिजिक्स की लैंग्वेज में। तो ऐसे ही जो ये पावर है, पावर की फिजिक्स पूरी अलग है। ऐसा नहीं है कि ये जो नॉर्मल लाइफ में पावर होती है, जैसे अपने पास में मोदी जी के पास बहुत ज्यादा पावर है, या सीएम पीएम एमएलए वगैरह, वो वाली पावर नहीं, या कोई भी बिजनेसमैन की, वो पावर से यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है। ये पावर बिल्कुल अलग है बच्चे। ठीक है ना, तो समझना शुरू करते हैं जरा, पावर होता क्या है। तो पावर दो टाइप की होती है बच्चे। एक होती है एवरेज पावर, दो टाइप की पावर होती है। एक तो होती है एवरेज पावर, मैं पूरा लिखता हूं एवरेज पावर, एवरेज पावर, एंड एक होती है इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर क्या है और इंस्टेंटेनियस पावर क्या है, इसी के बारे में अपन आज वाले लेक्चर में बात करने वाले हैं। इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर एंड एवरेज पावर। इंस्टेंटेनियस पावर में इंस्टेंटेनियस का स्पेलिंग गलत हो गया, एक सेकंड चेंज कर देता हूँ। इंस्टेंटेनियस, एक सेकंड, इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, तो पावर और इंस्टेंटेनियस पावर क्या है, देखो इसके बारे में अपन समझ लेते हैं। ठीक है, एक तो होता है एवरेज पावर, एक हो गया इंस्टेंटेनियस पावर। तो पहले एवरेज पावर के बारे में समझते हैं। तो एवरेज पावर क्या है, देखो एवरेज पावर तो ये होता है वर्क डन अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो कोई भी फोर्स का पावर जो है एवरेज, कोई भी फोर्स का पावर चाहिए तो उस फोर्स का जो भी वर्क डन आएगा, जैसे ग्रेविटी की पावर चाहिए तो ग्रेविटी का वर्क डन लिख दो, नीचे टाइम इंटरवल लिख दो। फ्रिक्शन का पावर चाहिए तो फ्रिक्शन का वर्क डन। जिस भी फोर्स की पावर चाहिए आपको तो ऐसे लिख देना है। मैं लिख देता हूँ
एवरेज पावर ऑफ एनी फोर्स, एवरेज पावर ऑफ एनी फोर्स, कोई भी फोर्स का जो पावर है इज गिवन बाय, ठीक है, दिस फॉर्मूला। ये जो नीचे फॉर्मूला लिखा है ना मैंने, यही फॉर्मूला से आपने कौन सी पावर लिख लेनी है, एवरेज पावर। और एवरेज पावर एक टाइम इंटरवल में डिफाइन होती है, जैसा कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन, सारी क्वांटिटी जो है टाइम इंटरवल में डिफाइन होती है। उसी पैटर्न पे जो एवरेज पावर है वो भी एक टाइम इंटरवल में डिफाइन होगी। तो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला आप लोगों को याद रख लेना है। एवरेज पावर क्या होता है, एवरेज पावर ऑफ एनी फोर्स इज गिवन बाय, तो यहाँ लिख रहा हूँ एवरेज पावर इक्वल टू वर्क डन बाई फोर्स, या सिंपल वर्क डन भी लिखा जा सकता है, वर्क डन बाई फोर्स। जिस भी फोर्स का मुझे पावर चाहिए उसका वर्क डन लिखो, अपॉन वो जो वर्क डन हुआ वो कितनी देर में हुआ, नीचे टाइम इंटरवल लिख दो। तो ये आपका एवरेज पावर का फॉर्मूला है। तो मेरा तो ये मानना है बच्चे, ये एवरेज पावर का फॉर्मूला याद रखो हमेशा। एवरेज पावर का फॉर्मूला याद रखोगे तो आपका आंसर जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो हो जाएगा। क्लियर है। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए तो फॉर इंस्टेंटेनियस पावर, तो इंस्टेंटेनियस पावर में क्या करना है, देखो इंस्टेंटेनियस पावर, तो ये जो एवरेज पावर है ना, एवरेज पावर का साइन ऐसा होता है, ये पी को ऐसा ऐसा बंद कर दिया, एवरेज पावर वर्क अपॉन टाइम W/T। ये इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो चाहो तो इसे, एवरेज पावर वर्क अपॉन टाइम। अब ये इंस्टेंटेनियस पावर जो होगी ना, इंस्टेंटेनियस पावर को डिनोट करते हैं किससे, P से, और ये P होता है बच्चे क्या, dW/dt। ठीक है, जैसे यहाँ dW स्मॉल टाइम इंटरवल में इंस्टेंट है तो इंस्टेंट है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन बाई फोर्स, रेट ऑफ वर्क डन बाई फोर्स with respect to time is called instantaneous power। ठीक है, ये instantaneous power की बात होगी, is called instantaneous power of that force, या instantaneous power भी लिख दोगे तो चलेगा। क्लियर है। फॉर्मूला याद रख लेना है ऊपर वाला, और एक ये भी फॉर्मूला हो गया आपके पास, दो फॉर्मूले हो गए। ये इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला है, ठीक है, क्लियर है। तो दोनों फॉर्मूले आपको याद रख लेने। यहाँ तक की कहानी नोट करो जल्दी से, मैं फिर यहाँ से मिटा रहा हूँ और आगे की कहानी बढ़ाता हूँ। तो एवरेज पावर वर्क अपॉन टाइम, इंस्टेंटेनियस पावर dW/dt, W/T तो कौन सा, एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस चाहिए तो dW/dt, किसी एक पर्टिकुलर एक इंस्टेंट की पावर। ठीक है ना। चलो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने लिख लेना है, वीडियो पॉज करके लिख लो जल्दी से बच्चे, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, वीडियो पॉज करके पूरी कहानी आप लोग लिख सकते हो। चलो क्या है देखो कहानी। अब बेटा जो ये मैंने इंस्टेंटेनियस पावर लिखा, ये हो गया dW/ds। dW स्मॉल वर्क डन को मैं क्या लिखा जा सकता है, F.df। स्मॉल वर्क डन को मैंने ऐसा लिखना सिखाया आपको, अपॉन dt। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ F.ds/dt। अब ये जो ds/dt है बेटा, ये हो जाता है वेलोसिटी, ये तो डिस्प्लेसमेंट ही तो है ना, तो F.v। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है, अब ये पावर जो है बेटा, ये इंस्टेंटेनियस पावर है तो मैंने INT लिख दिया। इंस्टेंटेनियस पावर होती है F.v, मींस फोर्स एंड वेलोसिटी का जो वेक्टर प्रोडक्ट, नहीं सॉरी स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। आपको मैंने वहां भी समझाया था, कहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट में F.v, इसको आप लिख सकते हो F.v cos थीटा। क्लियर है बच्चे। तो ये भी अपने पास एक फॉर्मूला निकल के आता है F.v cos थीटा पावर का, या dW/dt से निकल के आता है। यहां से मुझे पता लग रहा है बच्चे, पावर कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव, पावर कैन बी पॉजिटिव कोमा नेगेटिव कोमा जीरो। पावर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है। कैसे पता लगेगा, ये डिपेंड करेगा वर्क डन पे, या फिर यहाँ थीटा पे बोल सकता हूँ मैं। फोर्स तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आ गया, थीटा जो है कुछ भी हो सकता है।
थीटा जो है ये बच्चे क्या हो गया, एंगल बिटवीन, ये जो थीटा है ये थीटा हो जाएगा एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। यहाँ ये जो थीटा है क्या हो गया, एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स और वेलोसिटी के बीच में क्या एंगल है, वो थीटा हो गया। अब थीटा के अकॉर्डिंग थीटा 90 से कम होगा तो कोस थीटा पॉजिटिव, थीटा 90 से ज्यादा होगा तो कोस थीटा नेगेटिव, कोस थीटा नेगेटिव होगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, थीटा 90 होगा तो पावर क्या हो जाएगी बच्चे, 0। क्लियर है, यहाँ तक की कहानी सभी बच्चों को क्लियर हो गई। पावर कैन भी पॉजिटिव नेगेटिव 0। अब यहाँ तक अगर मैं आपको बताऊं तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले एवरेज पावर क्या हो गया, वर्क डन अपॉन टाइम, फिर इंस्टेंटेनियस पावर dw अपॉन dt। अब ये जो dw अपॉन dt है किसके बराबर भी आ गया, f डॉट v। ये इतना सब ये तक अपन ने पढ़ा है, दो फॉर्मूला, f डॉट v को fp cos थीटा भी लिखा जा सकता है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है। तो 3 फॉर्मूला अपने पास आ गए हैं अभी तक। क्लियर है बच्चे, तो यहाँ तक की कहानी आप लोगों को सभी बच्चों को समझ आ गई होगी। अब अगर मैं बोलूं कि पावर की यूनिट क्या होती है तो बहुत आसानी से बच्चों आप सभी लोग पावर का यूनिट निकाल सकते हो। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर, अब ये जो पावर का यूनिट होता है ये होता है क्या, वर्क का यूनिट जूल अपॉन टाइम का सेकेंड, जूल पर सेकेंड, और इसको बोला जाता है वॉट, और वॉट को शॉर्ट में लिखा जाता है डब्ल्यू। वॉट को क्या लिखा जाता है, डब्ल्यू। अगर मान लो बच्चे आप लोगों ने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि एक बल्ब है या एलईडी लाइट है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस आपने ऐसा दिखा होगा, इसे ये बल्ब बताने में, इस बल्ब पे लिखा हुआ है 100 वोल्ट। अब मैंने यूनिट निकाल दी, डायमेंशन आप खुद निकाल सकते हो बच्चों, डायमेंशन चाहो तो यहाँ से निकाल लो या वर्क अपॉन टाइम से निकाल लो। डायमेंशन मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि हर एक बच्चा डायमेंशन निकाल सकता है। अगर मान लो अपने पास यहाँ पे एक बल्ब है और उस पर 100 वाट लिखा हुआ है, 100 वाट बल्ब आप लोगों ने देखा होगा जनरली पुराने जो बल्ब आते थे वो पीले पीले कलर के ग्लो करते थे, उनका पावर इसी टाइप का होता था, 100 या 50 या 40 या 10। आजकल तो एलईडी का जमाना आ गया है, तो एलईडी का पावर तो 8 वोट होता है या 5 वोट, 8 या 10, 20 वाट का एलईडी तो खूब सारा अपना उजाला कर देती है रात में, ठीक है ना। तो अगर कोई बल्ब 100 वोट का है, इसका मतलब ये है कि वो जो बल्ब पे 100 वोट लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि वो बल्ब 100 जूल एनर्जी को 1 सेकंड में कंज्यूम कर रहा है। मींस ये जो बल्ब है, बल्ब कंज्यूम 100 जूल एनर्जी। अब वो एनर्जी लाइट से आ रही है, लाइट में जब अपन ग्लो कराते हैं ना, 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड। हर एक सेकंड में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है बल्ब, 100 जूल। यही बल्ब को अगर मैं 1 मिनट तक जला के रखता हूं, 1 मिनट तक अगर मैं इस बल्ब को चलाता हूं, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, और 60 को मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, दैट मीन्स 6000 जूल। 6000 100 इंटू 60, 6 इंटू 000 जूल वो एनर्जी कंज्यूम कर चुका हूँ। ऐसे बहुत सारी चीजों पे लिखा होता है, जैसे आप कोई स्पीकर बजा रहे हो और उस स्पीकर पे लिखा है 50 वोट, इसका मतलब वो जो स्पीकर है वो 50 वोट एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, और वो साउंड की फॉर्म में आपको मिल रही है वो एनर्जी। हर एक जगह एनर्जी कहीं ना कहीं है, आपको चलने फिरने जगने सोने के लिए सबके लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। अगर आप बच्चों सो भी रहे होते हो, अगर आप सो रहे हो, आराम से सो रहे हो, जिस इंस्टेंट पर आप सो रहे होते हो ना, तब भी आप 80 जूल पर सेकेंड एनर्जी का आपको कंजम्पशन चाहिए। मींस एक इंसान है वो सो रहा है, मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, हर इंसान का अलग अलग हो सकता है वेरिएबल। एक इंसान अगर सो भी रहा है ना, तो उसको हर एक सेकंड में 80 जूल एनर्जी चाहिए सोने के लिए भी। मतलब वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, 80 वोट। वो अपना इंटरनल बॉडी ये जो बायोलॉजिकल अपना बॉडी है इससे मिल रहा है। अगर मान लो वही इंसान सो के उठ गया है और उठ के वो बहुत सारे काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मान लो वो उठ के उसने चलना शुरू कर दिया, वॉकिंग करना शुरू कर दिया। अगर वो नॉर्मल वॉक कर रहा है, जैसे मैं करता हूँ ऐसे ऐसे नॉर्मल वॉक कर रहा हूँ, तो मैं नॉर्मल वॉक कर रहा हूँ ना, तो मुझे 80 वोट से ज्यादा एनर्जी चाहिए, वो अराउंड 200 वोट के बराबर होगी। मींस हर एक सेकंड में मुझे वॉक करना है, नॉर्मल वॉक करना है, सिंपल से चल रहा हूँ, तो 200 वोट, मतलब जो 200 वोट का बल्ब जितना एनर्जी कंज्यूम करता है, इतना एनर्जी मुझे चाहिए। अब वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, बट अपन दिन भर में एक बार खाना खा लेते हैं ना, वो खाना अपने को एनर्जी प्रोवाइड कराता है अपना
बायोलॉजिकल पूरा स्ट्रक्चर होता है, अंदर से एनर्जी मिलती रहती है लगातार, जिसी के कारण अपन जिंदा रह पाते हैं। ठीक है, हर एक चीज में आपको एनर्जी चाहिए। तो अगर आप चल रहे हो तो 200 जूल पर सेकंड का एनर्जी चाहिए, अराउंड आजू बाजू बात कर रहा हूँ, मैंने कोई कैलकुलेट करके नहीं देखा है सब। ठीक है, अच्छा कोई बच्चा साइकिलिंग कर रहा है तो साइकिलिंग में और ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, 400 वॉट, मैं आजू बाजू बात कर रहा हूँ। फिर ठीक है ना, स्विमिंग कर रहा है, स्विमिंग में और ज्यादा चाहिए होती है। कोई खेल रहा है स्केटिंग, बास्केटबॉल, तो उसमें और 600-700 वॉट एनर्जी चाहिए होती है। मींस 700 वॉट का पावर मींस अगर मान लो मैं स्केटिंग कर रहा हूं तो 600 वाट, दैट मींस 600 जूल पर सेकंड एनर्जी मुझे चाहिए स्केटिंग करने के लिए। मींस मुझे ज्यादा एनर्जी का इनपुट लेना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा। अच्छा, तो एथलीट्स जो होते हैं वो ज्यादा खाना खाते हैं, और भी बहुत सारे सोर्स होते हैं एनर्जी के, तो वो ज्यादा एनर्जी लेते हैं। ठीक है ना, तो ये तो एक फालतू की बातें हो गई है, इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ तक की कहानी लिखो, फिर अपन जो है इसको आगे बढ़ाते हैं। डायमेंशन में कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि डायमेंशन आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों। ठीक है, यहाँ तक की कहानी लिख लो जल्दी से, यहाँ तक की कहानी लिख डालो। अब एक टर्म होती है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर क्या है देखो, इसके बारे में भी समझा देता। एक टर्म आप बहुत बार देखोगे, जैसे 1 यूनिट, जिसे आप घरों में जनरली अपन यूज करते हैं यूनिट। आपका कितना बिल आया? अरे हमारा जो लाइट का बिल है 500 रुपए का है, और हमारे जो यूनिट आए, कितने यूनिट बने तुम्हारे? आप ऐसी लैंग्वेज सुनी होगी नॉर्मल बोलचाल में, अगर आप लोग थोड़ा ध्यान रखते हैं तो यूनिट का मतलब होता है कितने यूनिट बिल आया। मतलब वो जो यूनिट है ना, वो 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। इसका मतलब क्या है बेटा? 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। अब 1 किलोवाट को कितना वॉट लिखा जा सकता है बच्चे? 100 वॉट इंटू 3600। ये आर को मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो ये कितना हो गया बच्चे? 1000 वॉट को लिखा जा सकता है जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड गायब हो गया, तो ये जो 1 यूनिट है ना, ये एक एनर्जी है। 1 यूनिट क्या है बेटा? पावर नहीं है, ये एनर्जी है। सेकेंड से सेकेंड गायब हो गया, और कितना एनर्जी है? 36। ये 2 जीरो तो इस यहाँ आ रही थी, और 3 जीरो और ये लगा लेना है, तो 1 यूनिट का मतलब इतना जूल एनर्जी है। चाहो तो आप 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल भी लिख सकते हो। 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल एक यूनिट। एक मींस जो ये यूनिट होती है या किलोवाट आवर होता है, वो एनर्जी का यूनिट है जो आपके घरों में कंजम्पशन होता है। ठीक है, अब आप इसका आपने हो सकता है 10th में कैलकुलेशन कराओ, वैसे मैं 12th में वापस सिखाऊंगा आपको। करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक घर में 3 बल्ब चल रहे हैं, 4 ट्यूबलाइट चल रही है, 5 पंखे चल रहे हैं, तो कितना एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा होगा, कितने यूनिट का, वैसे क्वेश्चन अपन आगे करेंगे। ठीक है ना, आगे मीन्स 12th में, 11th में नहीं, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th में आता है अपने यहाँ पे। ठीक है, नोट कर लो जरा यहाँ तक की कहानी। अब अपन इससे पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल करना शुरू करते हैं। एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर से रिलेटेड। तो यहाँ तक की कहानी आई थिंक आप लोगों ने लिख ली होगी, तो इसको अपन रब कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है देखो, आगे आगे बढ़ते हैं। चलो, तो क्वेश्चन लिखता हूं मैं, और क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आसान सा, ठीक है, एज यूजुअल पहला क्वेश्चन मैं हमेशा आसान सा लिखता हूं। यहां पे एक ब्लॉक है, कहा गया ब्लॉक, ये ब्लॉक है, और इस पे एक फोर्स लगा रखा है इधर 50 न्यूटन का। ठीक है, अब ब्लॉक मूव्स, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये जो ब्लॉक है ना, इसका वेलोसिटी कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड अंडर द एक्शन ऑफ, under the action of horizontal force 50 Newton on a horizontal surface। horizontal surface पे रखा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है,
what is the power of एक्सटर्नल फोर्स F, एक्सटर्नल फोर्स, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, ये एक्सटर्नल फोर्स, ये 50 न्यूटन है ना, इसको मैं F बराबर 50 लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए। एक्सटर्नल फोर्स F, एक्सटर्नल फोर्स F एंड फ्रिक्शन। क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन वैसे तो बहुत ज़्यादा आसान है, जैसा कि आपको पता है पहला क्वेश्चन आसान ही होता है हर बार। क्या है, देखो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैंने 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। 50 न्यूटन का फोर्स लगाने पे होना तो क्या चाहिए था बेटा, F बराबर m से इसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन आना चाहिए था, और वो एक्सेलरेशन आने के बाद इसका स्पीड या वेलोसिटी बढ़ना चाहिए था। बट हो क्या रहे हैं, इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, पता नहीं क्यों है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा। वेलोसिटी क्या है बच्चे, कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 है मतलब इस ब्लॉक पे इधर 50 न्यूटन का फोर्स F लग रहा है ना, तो इधर एक फ्रिक्शन लग रहा होगा बेटा। वो फ्रिक्शन अपने पास काइनेटिक नेचर का होगा और उस फ्रिक्शन का वैल्यू भी 50 न्यूटन होगा। इसलिए मैंने क्वेश्चन में ना ब्लॉक का मास दिया है ना फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने कोई ना कोई ऐसी कंडीशन दे दी है जिससे काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, यहीं तक प्रॉब्लम हो रही थी ना, अब तो सोल्व करो। अब आपसे क्या पूछा है, पावर पूछी है किसकी, एक तो ये वाले फोर्स का पावर पूछा है 50 न्यूटन का, और एक 50 न्यूटन फ्रिक्शन का पावर पूछा है। एक्सटर्नल फोर्स F का पावर और फ्रिक्शन का पावर। तो सोल्व कर, यहाँ से आपको पावर का फॉर्मूला पता होगा, FV cos थीटा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ पावर ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या लिखूंगा, FV cos 0। तो ये कितनी आ जाएगी, फोर्स कितना है 50, ब्लॉक का वेलोसिटी क्वेश्चन में कितना दिया है 1 मीटर पर सेकंड, cos 0 का वैल्यू 1, तो ये प्लस 50 वॉट पावर आ गई। अगर मेरे को यही क्वेश्चन में फ्रिक्शन का पावर भी पूछे तो पावर ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, पावर ऑफ फ्रिक्शन। अब ये जो फ्रिक्शन का पावर होगा बच्चे, यहाँ होगा फ्रिक्शन फोर्स वेलोसिटी इनटू cos 180। आपको पता है वेलोसिटी इस ब्लॉक का इधर है, वेलोसिटी राइट में, फ्रिक्शन लेफ्ट में। ये F है, छोटू F बोले तो फ्रिक्शन, छोटू F बोले तो फ्रिक्शन, ये छोटू F। अब फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है बच्चे, ये भी 50 है, वेलोसिटी 1 है, cos 180 माइनस 1, तो ये माइनस 50 वॉट की पावर आ गई। तो आपको यहाँ से ये भी समझ आ गया होगा पावर कैन बी नेगेटिव। ये लिखा था ना मैंने, एक स्टेटमेंट में लिखा था पावर कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0, तो वो स्टेटमेंट भी अपने को यहाँ से क्लियर हो गया होगा। नोट कर लो जरा, आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखूंगा मैं, चलो चलो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो तैयार हो जाइए अगले क्वेश्चन के लिए। अच्छा एक चीज ध्यान से सुनना, कभी कभी क्वेश्चन में, जैसे अभी यहाँ क्वेश्चन में गिवन नहीं था कि ये पावर इंस्टेंटेनियस बताना है या एवरेज बताना है, ठीक है। तो आपको डेटा से पता लग रहा है कि डेटा में वेलोसिटी दिया है, तो आपको ऐसा कुछ है कि इंस्टेंटेनियस ही बताना होगा, क्योंकि FV cos थीटा जो पावर आता है ना, उसमें कौन सा आता है, F क्या है। देखो मैं बता देता हूँ, मैंने दो फॉर्मूला बताया आपको। एक तो एवरेज पावर का बताया, जनरली क्वेश्चन में क्या है ना, बताया नहीं जाता कि एवरेज पावर पूछ रहा है या इंस्टेंटेनियस। अगर लिख देगा तो बहुत बढ़िया है, जैसे एवरेज पावर बोल दिया ना, तो फिर तो आपको W/T ही लिखना है। बट अगर कुछ नहीं बताया तो FV cos थीटा ये भी लगा सकता हूँ ना, ये दोनों में से एक फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। ऊपर वाला है नीचे वाला, ऊपर वाला एवरेज, नीचे वाला इंस्टेंटेनियस। तो नीचे वाले में भी मुझे वेलोसिटी दिया था तो मैंने ये लगा दिया, ठीक है। क्वेश्चंस में नहीं दिया जाए आपको देख लेना है, अगर टाइम इंटरवल दिया हो, कोई ना कोई टाइम इंटरवल दिया हो, तो ऊपर वाला टाइम इंटरवल में कुछ न कुछ सिग्निफिकेंट टाइम दिया हो। इंस्टेंटेनियस तो कोई एक इंस्टेंट के लिए आंसर होता है ना, ठीक है। तो ये जो है ना, अभी आपने पावर देखा होगा, वो इंस्टेंटेनियस पावर निकाला मैंने,
बट इंस्टेंटेनियस पावर कांस्टेंट आ रहा है थ्रू आउट, तो अगर इंस्टेंटेनियस कांस्टेंट है तो इंस्टेंटेनियस जो आ रहा है वही एवरेज आने वाला है। जिससे अगर मान लो आपकी क्लास में सबकी एज, हर एक बच्चे की एज 16 ईयर है, हर एक बच्चा कितने साल का है, 16 साल का है, तो उन सभी का एवरेज भी 16 होगा, ठीक है ना। तो उसी टाइप से जो है इंस्टेंटेनियस कांस्टेंट आया ना, तो एवरेज भी वही होना है, ठीक है। चलो अगला एक क्वेश्चन, यहाँ पे एक बॉब, ये फिक्स है, इस टाइप का मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन कराया था। यहाँ पे एक बॉब आ गया, तो क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड एवरेज पावर ऑफ, ये बॉब को यहाँ से रिलीज किया मैंने, और ये बॉब यहाँ से घूमते हुए यहाँ आ गया, ये पॉइंट को ए नाम दे दिया, ये पॉइंट को बी नाम दे दिया, ठीक है। फाइंड एवरेज पावर ऑफ टेंशन, find average power of tension in रस्सी if bob moves from point A to point B, point A to point B। अब मुझे पता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में कुछ न कुछ तो टाइम लगेगा, तो एवरेज पावर, अगर ये एवरेज नहीं भी लिखा होता तो भी एवरेज पावर ही कैलकुलेट करते हैं अपन, तो ये ए से बी तक आने में कुछ न कुछ टाइम लगेगा, तो टाइम इंटरवल आएगा, ठीक है। तो चलो आंसर करो जरा, क्या इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करो जल्दी से बच्चे। एवरेज पावर, अब यहाँ किसका वर्क डन चाहिए, वर्क डन बाई टेंशन, और टेंशन अपॉन टाइम, टेंशन का वर्क डन चाहिए क्या, टेंशन का वर्क डन, आपको पता है टेंशन का वर्क डन तो 0 होता है, अरे नीचे तो टाइम आएगा, तो 0 में कितना ही टाइम हो जाए, एवरेज पावर तो ये टेंशन का 0 ही आने वाला है, समझे। क्यों आया 0 बच्चे, ये जो रस्सी में जो टेंशन है वो टेंशन का वर्क डन 0 आ रहा है। और आप एक तरीका और देख लो, फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे जो आएगा ना, ये बॉल जब यहाँ से गिर के यहाँ आएगी, यहाँ पे टेंशन इधर लग रहा होगा और वेलोसिटी इधर होगा, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। तो आंसर आ गया अपने पास क्या, 0, पावर जो होगी वो 0 होगी बच्चे, ठीक है, क्लियर है। चलो अगला एक और क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, लिख दो, चलो सॉल्व करते हैं जरा, क्या देखो, दोगे, क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन लिख भी देता हूं मैं, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, देखो क्वेश्चन ध्यान समझना। यहाँ पे मैंने ग्राउंड बना दिया, यहाँ से एक बॉल को फेंक रहे हैं और ये बॉल का मोशन ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, बॉल को u स्पीड दिया गया था, ठीक है, बॉल को कितना स्पीड दिया अपन ने, u स्पीड दे दिया, और ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है ये थीटा एंगल बना रही थी शुरुआत में। आपको क्या बताना है, फर्स्ट फाइंड आउट, फर्स्ट व्हेन बोले तो कब, व्हेन इज PINT लिख रहा हूँ नीचे छोटा सा, तो आपको समझ जाना है इंस्टेंटेनियस पावर 0, इंस्टेंटेनियस पावर 0 कब होगी, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन, व्हेन इज P इंस्टेंटेनियस पॉजिटिव, इंस्टेंटेनियस पावर पॉजिटिव कब होगी,
INT मतलब इंस्टेंटेनियस समझ लो। थर्ड, व्हेन इज P इंस्टेंटेनियस नेगेटिव, जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो नेगेटिव कब होगी। तीसरा, चलो चलो, फोर्थ, एवरेज पावर फॉर A to B मोशन। अब A और B क्या है लिख देता हूं मैं। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, जो यहाँ से मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट B है, ठीक है ना। उसमें एवरेज पावर चाहिए। बाकी तीन में मुझे कौन सी पावर चाहिए, इंस्टेंटेनियस। ध्यान से सुनना बच्चे, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, और मैं तो बोलूँगा आप लोग ट्राई भी करो। पहला क्वेश्चन, पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको ये एफ वी कोस थीटा ही लगाना होगा। इंस्टेंटेनियस के लिए तो यही होता है। अब यहाँ से फेंका हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, बॉल इधर 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 घूमते हुए यहाँ आ गई। फाइंड आउट, क्या क्या पता करना है, व्हेन इज इंस्टेंटेनियस पावर जीरो। इंस्टेंटेनियस पावर जीरो कब होगी, पहला क्वेश्चन। इंस्टेंटेनियस पावर पॉजिटिव कब होगी, दूसरा क्वेश्चन। व्हेन मतलब आपको ऐसा बता देना है बस, इस ये टाइम पे, जैसे आप ऐसा बता दो, जैसे 3 पॉइंट है ना, ए बी सी 3 पॉइंट दे देता हूँ। जैसे आप ये बताओ, ए पे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ए पे होगा, बी पे होगा या सी पे होगा। पॉजिटिव कब होगा, ए से बी में पॉजिटिव या ए से बी में नेगेटिव, बी से सी में पॉजिटिव, बी से सी में नेगेटिव, ऐसा कुछ करके आपको आंसर बताना है। पहले दूसरे तीसरे। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, सॉरी फोर्थ, एवरेज पावर। एवरेज पावर आपको बताया टाइम इंटरवल कहीं ना कहीं गया होगा, तो कहां से कहां गया, ए से बी। यहाँ ए से बी तक चला गया ना, तो एवरेज पावर क्या होगी, ठीक है। और एक और लिख लेते हैं, एवरेज पावर फॉर ए टू सी, ए से सी वाले मोशन के लिए भी एवरेज पावर आपको बता देंगे। ए से सी तक ही आया है, ए से यहाँ। अब आपको देखने से पता लग रहा होगा, ओनली इस बॉल पे एक अकेला सिंगल फोर्स ग्रेविटी है, ग्रेविटी के अलावा कोई भी फोर्स नहीं है। तो आपको ग्रेविटी की पावर के बारे में बात कर रहे हैं। ये इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर, सब की सब ग्रेविटी वाले फोर्स की पावर है, ठीक है। तो ये कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी, कब जीरो होगी, ये आपको पता लगेगा। तो 1 2 3 तो मैं तीनों एक साथ सोल्व कर दूंगा। तो देखो यहाँ डायग्राम में ध्यान से, ये ऐसे बोल जा रही है। तो सबसे पहले तो ग्रेविटी वाला फोर्स चेक करते हैं, ग्रेविटी वाला फोर्स किधर लग रहा होगा। यहाँ चेक करूं मैं, यहाँ जो ग्रेविटी वाला फोर्स नीचे लग रहा होगा, यहाँ पे ग्रेविटी वाला फोर्स नीचे लग रहा होगा, यहाँ भी ग्रेविटी वाला फोर्स नीचे लग रहा होगा। वेलोसिटी की अगर बात की जाए बच्चे, यहाँ पे वेलोसिटी v वेक्टर इधर होगा, यहाँ v वेक्टर इधर होगा, और यहाँ v वेक्टर इधर होगा। ये पॉइंट को अलग अलग नाम दिया था अपन ने, a, b और c। अब आपको पहले वाले का आंसर समझ आ गया होगा। फर्स्ट वाले का आंसर जो है थीटा 90, तो थीटा 90 क्या हो रहा है, 8 पॉइंट b। तो पहले का आंसर 8 पॉइंट b आ गया। दूसरे में पावर क्या चाहिए थी मुझे, पावर पॉजिटिव हो। पावर पॉजिटिव हो तो थीटा कितना होना चाहिए, लेस देन 90, इक्वलिटी नहीं आएगी, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये वाला कहाँ से कहाँ आ रहा है, 4 B to C रीजन, B से C रीजन। B से C रीजन में आप देख पा रहे होंगे, ये दोनों के बीच में एंगल थीटा जो है ये 90 से कम होगा, यहाँ 90 से ये ज्यादा है, आप देख पा रहे होंगे। तो थर्ड वाले का आंसर हो गया, थीटा 180 से छोटा हो, बराबर भी हो चलेगा, 90 में इक्वलिटी नहीं वरना 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 A to B मोशन। समझ आया, A से B तक जाएगा ना, तो हर इंस्टेंट पे जो है थीटा 90 से ज्यादा ही होगा, यहाँ थीटा 90। क्लियर है, तो इस 1 2 3 के 3 आंसर तो हो गए। अब मुझे क्या चाहिए, एवरेज पावर A से B के लिए। A से B तक बॉल गई है या पार्टिकल गया है, तो एवरेज पावर क्या होगा पता करते हैं। पार्टिकल का मास m मान लेना, और कोई जरूरत पड़ेगी तो मान लेना। मास जो है इस पार्टिकल का क्या मान लोगे आप, m। ठीक है, तो पहले तो 1 2 3 के सॉल्यूशन लिख लो जल्दी से। यहाँ तक 1 2 3 तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन लिख लो, फिर मैं 4 और 5 भी सोल्व करा देता हूँ आपको। चलो फोर्थ वाला सोल्व कर ले। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 2 3 लिख लिया बच्चे, मैं मार्क ड्रॉप कर रहा हूँ, आप लोग लिख लेना, वीडियो पोस्ट करके नहीं लिखना। देखो फोर्थ वाला क्या, फोर्थ वाले में पूछा आपसे
वो चला गया कहाँ से कहाँ बच्चे, एस बी। एस बी मतलब यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है। तो आपको एवरेज पावर का फॉर्मूला आपको बताया, वर्क अपॉन टाइम। अब यहाँ ग्रेविटी का वर्क डन आएगा, ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव पर लिख रहा हूँ मैं, माइनस एम जी एच मैक्स अपॉन टाइम पीरियड टी बाई टू, ये एच मैक्स आ गया। यहाँ का टाइम अगर टी इक्वल टू 0 है, यहाँ का टाइम जो है टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होता है, यहाँ का टाइम टी बाई टू के बराबर होता है, ठीक है। ये एच मैक्स हो गया। अब एच मैक्स और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपको सबको पता होगा, तो एवरेज पावर क्या आ गया बेटा, माइनस आएगा एम जी, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। प्रोजेक्टाइल मोशन सर भूल गया हम, तो सब गया हो, तो सब खत्म हो गया, सब कुछ गया हो तुम्हारा। नोट्स रिवाइज करो बेटा, जैसे जैसे टेस्ट में पिछले टॉपिक्स आते हैं वैसे वैसे रिविजन करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 1/2, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा अपॉन g, ठीक है ना। अब देखो कौन कौन गायब होने वाला है, तो यहाँ से अपने पास एवरेज पावर क्या आ जाएगा, देखो एक g से g गायब कर दूंगा, ये डिवाइड वाला 2 से 2 गायब कर देंगे। देखो कौन कौन से गायब कर रहा हूँ मैं, उनको कलर्ड कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये वाला g से ये वाला g गया, ये वाले 2 से ये वाला 2 गया, एक साइन थीटा भाग जाएगा, एक u भी भाग जाएगा, तो यहाँ से u साइन थीटा पूरा गायब कर दूं तो यहाँ बचेगा u साइन थीटा, ठीक है। और नीचे वाला डिवाइड वाला 2 एज इट इज रहेगा, मतलब आंसर हो गया माइनस एम जी यू साइन थीटा, माइनस एम जी यू साइन थीटा अपॉन 2, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। कौन सा वाले क्वेश्चन का, फोर्थ वाले का। फिफ्थ वाला खुद से ट्राई करो। फोर्थ वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है वैसे, यहाँ जो वर्क होगा ना बेटा, ये ग्रेविटी का ही वर्क डन होगा, ग्रेविटी के अलावा तो कोई और फोर्स है नहीं, तो ग्रेविटी का ही पावर होता है ना आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स का पावर। पावर निकालने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो लगना चाहिए ना, किसी न किसी फोर्स का तो वर्क डन होना चाहिए। फिफ्थ वाले का आंसर एवरेज पावर। अगर आप देखोगे ना तो फिफ्थ वाले में पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब ग्रेविटी का जो वर्क डन आएगा ना वो 0 आ जाएगा। ये तो 0 हो गया टी, तो आंसर 0 हो गया, ठीक है। क्योंकि वापस ये यहाँ से चल के यहाँ तक आएगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0, तो ग्रेविटी का वर्क डन 0, तो ग्रेविटी का वर्क डन 0, तो ग्रेविटी की पावर 0 एवरेज। और होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पावर नेगेटिव आई थी, नेगेटिव आ रही है, यहाँ से यहाँ तक पावर पॉजिटिव आई थी, माइनस और प्लस टोटल मिला के 0, ठीक है। कहानी समझ आई, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, एक पैटर्न अपना बच गया। एक पैटर्न ऐसा होता है मोटर वाला। मोटर आपने अपने घरों में सबने मोटर देखी होगी, जो पानी की मोटर पानी चढ़ाती है ऊपर, जनरली घरों में लगी होती है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं मोटर देखी होगी। तो क्वेश्चन आता है फाइंड पावर ऑफ मोटर। तो मोटर की पावर कैसे कैलकुलेट करनी होगी, देखो जरा समझ लेते हैं जरा, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन करके बताऊंगा आपको, आप लोगों को आंसर, आप लोगों को क्वेश्चन ध्यान समझना है, ठीक है। एक क्वेश्चन कराऊंगा लास्ट क्वेश्चन, उसमें आप लोगों को अगर लगता है सर हम खुद से सोल्व कर लेंगे तो खुद से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लगता है सर हमारे से नहीं हो पाएगा तो सॉल्यूशन देख लो। तो पहले तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ जरा। क्वेश्चन क्या है देखो, ध्यान समझना बेटा। यहाँ एक मोटर लगी है, ये आ गई अपने पास मोटर, मोटर मोटर आ गई। अब यहाँ पे कहना है पानी भरा हुआ है, पानी 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 पानी, मोटर के अंदर भी पानी है, ये अलग टाइप की मोटर है, इसको बोलते हैं जेल मोटर, पानी के अंदर भी। ये मोटर आ गई और यहाँ से आपका घर है पता नहीं 2 माले ऊपर, और यहाँ पे एक टंकी है या टैंक है, वो टैंक जो है इस टैंक में पूरा पानी गिर रहा है। यहाँ एक बड़ा सारा टैंक है। सर आपने तो टैंक तो मोटर के बराबर बना, ये टैंक थोड़ा बड़ा है, मोटर छोटी है, ये एक टैंक है, और यहाँ पे जो पानी है रिलीज हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ जो पानी है ना धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, ये पाइप में से जो है पानी ऊपर जा रहा होगा, ये पानी 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 पानी, और यहाँ पे पानी भर रहा है इसका टैंक। कितना ऊपर गया, मान लेते हैं पानी 5 मीटर 5 मीटर तक ऊपर जा रहा है पानी। यहाँ से यहाँ तक घर की छत जो टंकी रखी है उसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर, ठीक है ना। अब आपको क्या मान लेना है,
जो पानी वहां पे जाके गिर रहा है ना, यहाँ पानी का वेलोसिटी 0 है। वाटर रिलीज्ड विद 0 वेलोसिटी, ठीक है। मतलब यहाँ जो पानी गिर रहा होगा ना ऊपर, ये आपको मान लेना है उसका वेलोसिटी 0। वैसे हकीकत में 0 नहीं होता, वहां पानी सर से गिरता फटाफट से, ठीक है। आपको क्या पता करना है, वाटर रिलीज विद 0 वेलोसिटी ए टैंक, ठीक है। और वहां जो पानी रिलीज हो रहा है ना बेटा, वो हर एक सेकंड में 0 वेलोसिटी से रिलीज हो रहा है। कितना पानी रिलीज हो रहा है, मान लो आपको बोल दिया यहाँ पे जो पानी जा रहा है वो 2 kg पर सेकंड से वहाँ पानी गिर रहा है, ठीक है। हर एक सेकंड में कितना पानी रिलीज होता है, टप 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 धीरे धीरे हर एक सेकंड में 2 kg पानी गिर जाता है, ऐसा आपको मान लेना है। अभी मोटर की पावर बताओ, फाइंड पावर ऑफ मोटर, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो आपको समझ लेना है कौन सी पावर चाहिए, एवरेज पावर निकाल लो, ठीक है। एवरेज पावर निकाल लो, ये मीन्स यहाँ से पानी को वहां तक ले जाने में कितना वर्क डन हो रहा होगा, वो पावर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब कितना मास जा रहा है, 2 kg हर एक सेकंड में जा रहा है। हर एक सेकंड में कितना पानी रिलीज हो रहा है वहां पे, 2 kg। तो पहले तो मुझे पावर जो है, पावर मोटर का पावर चाहिए क्या, तो पावर चाहिए, तो मैं क्या लिखूं, वर्क डन बाय मोटर, वर्क डन बाय मोटर अपॉन टाइम, कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। वर्क डन बाय मोटर अपॉन टाइम, तो ये पावर ऑफ मोटर आ जाएगा। ये पी क्या है, ये पी जो मैंने मान लिया क्या, पावर ऑफ मोटर, पावर ऑफ मोटर। अब ये मोटर का पावर कैसे निकालना है, ध्यान से समझना बेटा, ठीक है ना। मैं ये निकालता हूं जरा कि जो टाइम है, डेल्टा टी टाइम में कितना पानी चढ़ जाएगा, इन डेल्टा टी टाइम, इन डेल्टा टी टाइम 1 सेकंड में कितना चढ़ रहा है, 2 kg, 2 सेकंड में कितना, 4 kg, 3 सेकंड में 6 kg, 4 सेकंड में 8 kg, 10 सेकंड में 20 kg। तो इन डेल्टा टी टाइम 2 डेल्टा टी वाटर, ठीक है, रिलीज, इतना पानी वहां से रिलीज हो रहा है, मतलब इतना पानी यहाँ से चढ़ गया होगा, यहाँ से धीरे 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 करके ऊपर गया होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखता हूँ, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी क्या लिख रहा हूँ, ये जो पानी रिलीज हो रहा है इसके लिए, जो किसके लिए लिख रहा हूँ मैं, फॉर वाटर रिलीज, जो भी पानी रिलीज हो रहा है उसके लिए मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दी। अब इस पे किसने वर्क डन किया, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय मोटर इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक। ध्यान से देखना बच्चे, ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव होगा, माइनस mgh, मोटर का वर्क डन निकाल लें, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल भी 0। अब एक चीज सुनना ध्यान से, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 इसलिए क्योंकि यहाँ पानी रिलीज हो रहा था, यहाँ भी पानी रिलीज हो रहा है, तो इनिशियल काइनेटिक, यहाँ भी शुरुआत में पानी रेस्ट में था, मैंने ऐसा कुछ तो बताया नहीं, यहाँ शुरुआत में पानी रेस्ट में है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0। अब ये m कितना आएगा बेटा, ये m यहाँ से मैंने लिखा 2 डेल्टा टी, इतना मास रिलीज हुआ क्या पानी का, जी हाइट कितनी लिख लेनी है, 5 मीटर, प्लस वर्क डन बाई मोटर। तो वर्क डन बाई मोटर कितना आ जाएगा, बराबर 0। तो वर्क डन, मोटर ने कितना वर्क डन किया, यहां से मोटर कितना आ गया, जी का वैल्यू 10 रख दूं, तो ये आ गया 100 इंटू टी, 100 इंटू डेल्टा टी, ठीक है, 100 इंटू डेल्टा टी। तो पावर कितना हो जाएगा बच्चे, तो अगर आपसे पावर पूछा ना, तो पावर क्या होता है, पावर क्या होता है रे, पावर जो होता है वर्क अपॉन टाइम, W बाई डेल्टा टी। तो वर्क अपॉन डेल्टा टी निकालूंगा, तो 100 ऑफ डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी मारा जाएगा और पावर आ जाएगा अपने पास कितना, 100 वोल्ट। यही अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये तो तब होगा जब वहां पानी क्या कर रहा है बेटा, पानी रिलीज हो रहा होगा धीरे 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 धीरे, यहाँ पानी रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है मतलब ये फाइनल वेलोसिटी। अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया जाता है कि पानी वहां 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गिर रहा है, पानी कितना स्पीड से गिर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से, तो आप क्या करते बेटा, ये पूरी कहानी एज इट इज, सब कुछ एज इट इज, ग्रेविटी का वर्क डन, मोटर का वर्क डन एज इट इज, बस यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होती। फाइनल वेलोसिटी में क्या लिखता हूं मैं, हाफ mv स्क्वायर, हाफ m, m ये आ जाता 2 डेल्टा टी और v की जगह 10 मीटर,
इनिशियल तो जीरो रहता। अगर इनिशियल में भी मोटर को मैंने नल फंसा दिया और नल में से पानी आ रहा होता 3 मीटर पर सेकंड से, तो उसके लिए भी आप mv² लिख लेते। बाकी वर्क डन बाई मोटर निकाल लेना है, टाइम से डिवाइड कर लेना है। ठीक है बच्चे, तो ये इस टाइप से आज वाले लेक्चर में अपन ने सारा का सारा पावर के बारे में खत्म कर दिया। ठीक है, तो पावर के बारे में आज अपन ने पढ़ा बच्चों। पावर के सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको। पावर के जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखाए हैं वो पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स मैंने कराए 2-3 न्यूमेरिकल्स, इतने पता होने चाहिए। और न्यूमेरिकल्स आपको डीपीपी वगैरह के थ्रू मिलते रहेंगे बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रखना है जो मोटर वाला क्वेश्चन है ना, इसमें और भी चेंजेस किए जा सकते हैं। ठीक है ना, क्या चेंजेस हो सकता है? एक तो यहाँ पानी का स्पीड दिया जा सकता है, यहाँ नीचे कुछ नहीं लिखा है, नीचे का स्पीड 0 मान लेना। यहाँ पानी मान लो रिलीज, अभी तो मैंने 0 वेलोसिटी लिख दिया। बोल देना यहाँ पानी जो गिर रहा है ना टंकी में जाकर 10 मीटर पर सेकंड से गिर रहा है, तो क्या चेंज करना होगा? यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होके हाफ mv² आएगा। मास तो ये लिख लेना है 2 डेल्टा टी, v की जगह 10 लिख लेना है। क्लियर है? बाकी सोल्व कर लेना है, वापस आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, मोटर का वर्क डन आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज कर रहे हैं। तो आज वाले लेक्चर में अपन ने पावर को खत्म कर दिया। तो अपना चैप्टर जो देखा जाए वर्क, पावर, एनर्जी। वर्क खत्म, पावर खत्म, एनर्जी में भी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, बस पोटेंशियल एनर्जी बची है, बट उसमें टाइम लगेगा। ठीक है बच्चों, तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू।